हम कर रहे हैं आर गुप्ता की जो हमारी बुक है उसके अंदर जो हमारा जून 2021 में भी यही पेपर है। नहीं, आप देख लेना, पहले जो मैंने 2 लेक्चर दिए उनमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ कि मैं कौन सा पेपर आपको करवा रही हूँ। पर मैं जो आर गुप्ता है उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आर गुप्ता बुक का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मैं 20 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। ये आप जाके देख सकते हैं, पहले 2 लेक्चर मैं डाल चुकी हूँ जिसमें मैं 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और आज मैं 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ये बुक नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो पीवाईक्यू होते हैं वो तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स इज द ओनली साइंस गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन मैनकाइंड दैट इन्फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ हिज मोनूमेंटल वर्क लेवियथन। तो थॉमस होब के अकॉर्डिंग ओनली साइंस यानी कि साइंस गॉड हैज़ बेस्टोड, जो गॉड ने आदमी को सौंपी है, दैट इन्फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि जो इन्फॉर्म करता है उनका एक मोनूमेंटल वर्क लेवियथन, जो उनको यानी कि याद दिलाने वाला वर्क जो लेवियथन है वो इन्फॉर्म करता है कि जो साइंस जो भगवान ने मनुष्य को सौंपी है उसके बारे में। तो वो वर्क कौन सा है ये पूछा गया है, किसका, थॉमस होब्स का। तो ये वर्क है भाई ज्योमेट्री। ठीक है, ये वर्क क्या है, ज्योमेट्री। अब जो एक्सप्लेनेशन बुक में दी हुई है वही देख लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाली थी, बल्कि मैंने खुद एक्सप्लेन किया था हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगी नहीं एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ जो 20 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं 21 से स्टार्ट करके 35 तक, तो उसमें मेरे को लगता है कि एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दी हुई थी, तो मैंने इंक्लूड की है। और ये मैंने आपकी, ताकि आप बार बार पढ़ सकें, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिया हुआ है। थॉमस होब्स और जॉन वालिस के बीच ये मतभेद रहता था लंबे समय तक, यानी 1655 से 1679 तक। होब्स की मृत्यु तक ये मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट रहा। इसे साहित्यिक हलकों में सबसे कठोर माना जाता है। झगड़ा ज्यामिति मामलों के इर्द गिर्द केंद्रित था, क्योंकि वालिस ने होब्स के 1655 के ग्रेट डी कॉपोर में गणित का खंडन प्रकाशित किया था। क्योंकि भाई इनके अंदर डिस्प्यूट क्यों था, क्योंकि जो वॉलिस है उन्होंने होब्स का जो यानी कि जो गणित में के बारे में ज़्यादा जानते थे होब्स, तो इस बात का खंडन वॉलिस ने किया था। ठीक है, जिसका शीर्षक यानी कि जो एलेनेचस जियोमेट्रियस होबियाना था, ये एक वर्क था, किसका था, होब्स का वर्क था। और जिसको क्रिटिसाइज किया था वॉलिस ने, इसलिए इनके बीच में एक डिस्प्यूट था। इस विवाद के कई प्रमुख पहलुओं में इंग्लिश रिपब्लिक ऑफ लेटर्स में 2 प्रमुख हस्तियों की भागीदारी थी। होब्स, जिन्होंने अपने 1651 के मास्टरवर्क लेवियाथान से बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। भाई ये वर्क कब आया था, 1651 में। ठीक है, जब ये पब्लिश हुआ था। और जब ये जो इनका मास्टर वर्क था लेविथिन, ये आपको याद रखना है, लेविथियान होब्स का मास्टर वर्क था, जिससे इनको काफ़ी प्रतिष्ठा हासिल हुई थी। उन्होंने राजनीतिक विचारक की प्रतिष्ठा हासिल की थी, जिन्होंने नए दर्शन को रास्ता दिया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। तब हमारे पास जॉन वॉलिस थे, ठीक है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में ज्योमेट्री के सेविलियन जिन्हें ऑक्सफोर्ड में ज्योमेट्री के सेविलियन प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था, जो रॉयल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन, होब्स। उनका अंग्रेजी वैज्ञानिक क्षेत्र के केंद्र में होना तय था। हालांकि होब्स ने दावा किया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत हैं ने उन्हें कई पेचीदा मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाया है, जैसे कि वर्ग का चतुर्भुज, ठीक है, कोण का मनमाना खंड और साथ ही घन का दोहराव। तो वही मैथ के विशेषज्ञ कौन थे, होब्स, यही बात आपको ध्यान रखनी है। और लेवियथन इनका फेमस वर्क है जो 1651 में आया था। ठीक है,
और जॉन वॉलिस इनके ने इनको इसको इनके उसको क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज mentioned in my first acquaintance with poet, which poet does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of man of genius? यानी कि क्या कहते हैं कि जैसा कि मेंशन किया हुआ है, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद, यानी कि मेरा जो पहला परिचय है पोइट से, विच पोइट डज विलियम हैजलिट, यहाँ पर विलियम हैजलिट किस पोइट का वर्णन कर रहे हैं जो कह रहा है कि ओनली पर्सन, एक केवल एक पर्सन जिसको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मेरे जो विचार है उसका आंसर दिया कि मैन ऑफ जीनियस, यानी कि आदमी जीनियस है, यानी कि इस मेरे आइडिया का क्या दिया, आंसर दिया। तो बेसिक जो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो एज माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट है, ये विलियम हैजलिट का वर्क है। और विलियम हैजलिट ने इस वर्क को लिखा है किसके लिए, कोलरिज के, एस टी कोलरिज के लिए लिखा है, क्योंकि एस टी कोलरिज से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। एस टी कोलरिज एक बार कहीं पर अपना एज ए फिलोसफर अपना स्पीच देने आए थे, तो वो स्पीच इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और उनके ये फ़ैन हो गए थे कई, फिर उसके बाद ये मिलने भी गए थे। यानी कि ये मानते हैं कि उनको पोइट किसने बनाया है, एस टी कोलरिज ने बनाया है। एस टी कोलरिज के विचार सुनकर ही वो क्या बने थे, पोइट बने थे। तो इसी के ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा हुआ। फिर जैसा कि किस्मत में था, 14 जनवरी 1798 को हैजलिट की मुलाकात कब हुई, हैजलिट की मुलाकात कोलरिज से हुई। कब हुई भाई, जब ये एक स्पीच देने के लिए आए हुए थे, तब इन्होंने इसका स्पीच सुना था, तब इनकी मुलाकात हुई थी। और कोलरिज सूसरबरी में यूनिटेरियन चैपल में एक उपदेशक थे, यानी कि वहाँ पर जो श्रूसबरी है उसमें ये उपदेश देने आए थे। कोलरिज एक कवि और दार्शनिक के रूप में इतने प्रसिद्ध नहीं थे। हैजलिट कोलरिज की शब्द धारा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने अपने निबंध माई फर्स्ट एक्वांटेंस विद पोइटस में लिखा कि अगर मैंने ये यहाँ पे स्फेयर कर लेना, स्फेयर का संगीत सुना होता तो मुझे इतनी इतनी अधिक खुशी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि मेरे को संगीत से भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना कि मुझे कोलरिज का लेक्चर सुन के मुझे खुशी हुई थी। उन्होंने कोलरिज के काम की क्या सराहना करते हुए कहा, सच्चाई और प्रतिभा ने आंखों के नीचे और धर्म की मंजूरी के साथ गले लगाया था। और बाद में उन्होंने ये शब्द कहे, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं कभी जानता था जिसने प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचार का उत्तर दिया था। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं जानता था जिन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचार का उत्तर दिया था। यही हमारा क्वेश्चन है भाई, हमारा क्वेश्चन भी क्या है, यही सेम है कि मैं वह एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ जिसने प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचार का उत्तर दिया था। ये देखो, एज आई एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस, यानी कि जिसने मैन को ऑफ जीनियस, यानी कि एक बुद्धिमान आदमी के विचार का उत्तर दिया था, एक वह आदमी जिसको मैं जानता हूँ। ये बात किसने, विलियम हैजलिट ने कोलरिज के लिए कही है। ठीक है, Which one of the following essay hold that as a method realism is complete failure? Which one of the following essay, यानी कि कौन सा ऐसे है जो ये कहता है that as a method realism is complete failure, यानी कि एक मेथड के रूप में, एक तरीके के रूप में जो यथार्थवाद है वो पूरी तरह से फेल है। ये बात किसने कही है, ये भाई ऑस्कर विल्डे ने डीके ऑफ फ्लाइंग में कही है। डीके ऑफ फ्लाइंग में इन्होंने रियलिज्म के ऊपर जो ये एक लिखा है, इन्होंने रियलिज्म के ऊपर। अभी बीच में थोड़ी सी देर साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ऑस्कर विल्डे द डीके ऑफ लाइंग। ठीक है, तो मैं इन्होंने किसके लिए, रियलिज्म के ऊपर एक ये पूरा जो है मतलब जो ऐसे है वो किसके ऊपर लिखा हुआ, ऑस्कर विल्डे ने डीके ऑफ फ्लाइंग, ये रियलिज्म के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने यह निबंध लिखा कि उनके निबंध संग्रह इंटेंटेंस
का एक हिस्सा है जो 1891 पर प्रकाशित हुआ था और इसे एक लेख का परिष्कृत संस्करण माना जाता है। यानी जो इंटेटेंस है एक निबंध का संग्रह है, यानी उसके अंदर बहुत सारे निबंध हैं जो 1891 में प्रकाशित हुआ था और ये निबंध उसका एक हिस्सा है। पहली बार द 19th सेंचुरी के जनवरी अंक में ये प्रकाशित हुआ था 1889 में। निबंध सुकराती संवाद में है जो उसके बेटों विवियन और सिरिल के नाम पर कुछ पात्रों के बीच में है। इस तरह की बातचीत यथार्थवाद पर रोमानियत की जीत की भावना को आत्मसात करती है। यहाँ विवियन ने सिरिल को उस लेख के बारे में सूचित किया है जो झूठ बोलने का अक्षय एक विरोध शीर्षक के तहत लिख रहा है, जो आधुनिक साहित्य के पतन में सहायक है क्योंकि यह तथ्यों और सामाजिक वास्तविकता से भरा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following novels is structured into a poem of 999 लाइन्स में जो पोइम लिखी गई है, प्रेसिडेड बाय फॉरवर्ड फॉलोड बाय ए कमेंटेटरी एंड एन इंडेक्स। ठीक है, जिसको फ्लोड बाय इसके अंदर कमेंटेटरी भी है, इंडेक्स भी है, 999 लाइन में लिखी गई है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या लिखा गया है, प्रोलोग भी लिखा गया है। ठीक है, तो वो पोइम कौन सी है, पेल फायर भाई वो पोइम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। पेल व्लादिमीर नकाबोव का उपन्यास है। क्या है, पेल जो है व्लादिमीर नकाबोव का उपन्यास है जो 1962 में जारी किया गया था और इसी शीर्षक के तहत 1999 पंक्ति की कविता के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। क्यों किया गया है इसको 999 पंक्ति, क्योंकि इसके अंदर जो क्या नाम है, जो भी मतलब इसके अंदर इस पंक्ति कविता में प्रस्तुत किया गया है जिसे काल्पनिक कवि एक जॉन सेड को लिया हुआ है इसके अंदर। और जो काल्पनिक कवि जॉन सेड है वो पूरी 1000 लाइनें लिखना चाहते थे इस पोइम की, लेकिन वो 1000 लाइनें नहीं लिख पाए, वो 999 लाइन ही पूरी कर पाए। इससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो इसीलिए इसका नाम फिर जितनी लाइनें थी उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ये पड़ा है, जिसे काल्पनिक कवि जॉन सेड द्वारा लिखा गया था। जॉन सेड ने भाई इसको लिखना शुरू किया था, जबकि इसका जो सूचकांक सेड के पड़ोसी और सहयोगी चार्ल्स द्वारा लिखा गया है। अब इसके जो सहयोगी चार्ल्स हैं उन्होंने इसकी स्टोरी के अंदर बताया हुआ है कि जो चार्ल्स थे वो सोचते थे कि जो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ सेड को वही कहानियाँ वो इस पोइम के अंदर लिख लेते हैं, लेकिन उनकी और वो ये जो उनका नॉवल था वो उसको देखना चाहते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने उस नॉवल को देखा और उसके बाद पाया कि जो चार्ल्स हैं उन्होंने जो भी उनको कहानियाँ सुनाई थी उसके बारे में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने तो अपना ही सब कुछ लिखा था। और उनकी मौत के बाद चार्ल्स ने उसका प्रोलोग लिखा और साथ में चार्ल्स ने ही उसको कंप्लीट करके पब्लिश करवाया अपने नाम से। तो ये सारी कहानी है उसके अंदर, जिससे ये दोनों लेखक केंद्रीय पात्र प्रतीत होते हैं। ठीक है, और ये जो टाइटल है भाई इसका ये लिया गया शेक्सपियर के टीमन्स ऑफ एंस से, टीमन्स ऑफ एंस एक्ट 4 सीन 3 से लिया गया है ये। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1962 यूएसए में इसको पब्लिश करवाया गया था। 25 क्वेश्चन में आ गए हैं। Which among the following novels include a questionnaire for the reader such as do you like the story so far, yes or no? Which among the following novel, यानी कि कौन सा नॉवल ये इंक्लूड करता है कि जो मैंने प्रश्नावली फॉर द रीडर, जो प्रश्नावली अभी इंक्लूड की है ना, इंक्लूड करता है प्रश्नावली को रीडर के लिए, और ये सच एज क्या वो जो अब तक की कहानी मैंने सुनाई है वो आपको पसंद है या नहीं है। ठीक है, ये किस नावल के अंदर ये इंक्लूड किया गया है, ये पूछा है आपके क्वेश्चन में। स्नो वाइट डोनाल्ड बार्थेलम, तो भाई स्नो वाइट के द्वारा लिया गया है। आपको इसकी स्टोरी भी पता होगी। स्नो वाइट में एक
गर्ल होती है जो वाइट स्नो के जैसी वाइट होती है। उसके बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है, उसकी मासी आती है, वो उसको मारना चाहती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा सुंदर है, स्नो की तरह ये लड़की वाइट है, लेकिन वो उसको मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर से वो थोड़ी मतलब वो मरी नहीं थी, वो बेहोशी हुई थी जैसे कुछ भी, लेकिन उसके बाद वो कैसे करके ठीक हो जाती है और राजकुमार के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो ये सब कुछ स्नो वाइट वाली जो स्टोरी है उसके अंदर दिया हुआ, आप एक बार देख सकते हैं, इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इसे अमेरिकी लेखक डोनाल्ड बार्थलमे का उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यास माना जाता है। यह कहानी यानी ये पोस्ट मॉडर्न नोवेल है। ये अमेरिकी लेखक है डोनाल्ड बार्थलमे। यह कहानी विभिन्न उम्मीदों के बारे में है जो पात्र पालते हैं, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए समझौता करते हैं। ऐसा उद्देश्य लेखक द्वारा प्रस्तुत बिखरे हुए प्रवचन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब परिप्रेक्ष्य 7 बोने होते हैं भाई जिनके पास ये लड़की रहती है, 7 बोने इसकी केयर करते हैं। जब इसकी मौसी इसको मारने के लिए एक नौकर को भेजती है, नौकर इसको मारता नहीं है बल्कि इसको जंगल में कहीं छोड़ देता है कि वो जहाँ चाहे चली जाए। दुष्ट सौतेली माँ जहन उसे मारना चाहती है तो उससे बच के वो कहीं चली जाती है। फिर वो घर में जाती है जहाँ जो वो घर 7 बोनों का होता है, 7 बोने इसकी केयर करते हैं और 2 सौतेली माँ जिन से स्थिति बदलते हैं। यह डोनाल्ड का पहला उपन्यास था जिसके बाद उनकी लघु कहानियाँ द न्यूयॉर्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है भाई 26 क्वेश्चन हमारा। 26 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इवान्स कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर कारामाज़ोव। जो ब्रदर कारामाज़ोव है, सब्जेक्ट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इवान कंट्रोवर्शियल एसे, यानी जो कंट्रोवर्शियल एसे है इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका जो सब्जेक्ट है वो वही है एक्लेसियास्टिकल कोड। ठीक है। इवान इसके अंदर जो इनका नोवेल है ब्रदर कारामाज़ोव, उसके अंदर जो 3 कैरेक्टर लिए हुए हैं, यानी कि फाइडोस्टी लिया हुआ है, उसके बाद फाइटर लिया हुआ, फाइटर के 3 बेटे होते हैं, डेमेट्री, इवोन, और तो उसमें से इवोन सेकंड बेटे का नाम भी इवोन ही है इसके अंदर। ठीक है, ये स्टोरी आप पढ़ लेना। स्टोरी के अंदर क्या होता है, बाप बेटों के बीच का संघर्ष की कहानी है जिसके अंदर बाप और बेटे एक ही लड़की से प्यार करते हैं और बाप की डेथ हो जाती है। बेटा इस तरह से बाप बेटों की मतलब स्टोरी चलती है, कोर्ट में केस जाता है और बाप की डेथ की वजह से बेटे को जेल में पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वह वहाँ से छुट से भाग जाता है। तो इस तरह से कहानी शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर एक्लेसियास्टिकल सॉरी भाई, ये जो वर्ड है इंग्लिश के कुछ डिफ़िकल्ट ज़्यादा होते हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए माफ़ करें। एक्लेसियास्टिकल कोड इसका आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट, चलो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इवान चर संबंधी आदतों की भूमिका और जिम्मेदारी पर आधारित एक संपादकीय लिखता है जो विस्तार करता है कि धार्मिक अदालतों या रूस के रूढ़िवादी चर्च को राज्य की अदालतों का नियंत्रण ले लेना चाहिए, क्योंकि इवान सोचता है कि केवल चर्च ही अपराधियों के नैतिक रूप से मार्गदर्शन करके सुधार करता है और यह कुछ ऐसा है जो परे है नियमित राज्य अदालतों और पुलिस विभागों और ऐसी प्रणालियों की क्षमता। जाहिर है कि इस तरह के निबंध से रूस में विवाद छिड़ गया था। अभी विवाद तो छिड़ेगा जब कह दिया जाता है कि जो कोर्टें होती हैं उनका चार्ज किसको ले लेना चाहिए, चर्च को लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से अपराधियों को सुधार सकती है, न्याय कर सकती है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेरलॉक होम्स स्टोरीज रेफर ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री। आपको पता है ये जो शेरलॉक है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो क्या बताते हैं, वो शेरलॉक होम्स यानी कि जो डिटेक्टिव वाली स्टोरी होती है उनके अंदर डिटेक्टिव दिख लिया गया है शेरलॉक होम्स को।
तो द मस्ग्रू डिटोल्स भी क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इस स्टोरी के अंदर हिस्ट्री दी हुई है, हिस्ट्री की, क्योंकि इसके अंदर राजा चार्ल्स फर्स्ट और सेकंड का वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने अपने इस स्टोरी के अंदर, जो कि कौन है, होम्स जो क्या करता है, सोल्व करता है, जो मस्करू होता है, राजा होता है, उसके जो पूर्वज होते हैं वो चार्ल्स वन और सेकंड होते हैं, जिन्होंने किसको, जो हमारा जो सिंहासन, जो सॉरी मुकुट है, उसको छुपाया हुआ है, जिसको बाद में शेरलॉक होम्स खोजता है, उस खजाने को खोजता है। तो ये सारा इसके अंदर क्या है, एक महत्वपूर्ण इवेंट दी गई है, हिस्ट्री की महत्वपूर्ण इसके अंदर क्या दी हुई है, इवेंट दी हुई है। नेक्स्ट है भाई, हैरोल्ड स्किमपोल इज ए कैरेक्टर इन। जो हैरोल्ड स्किमपोल है वो किसके अंदर कैरेक्टर है, ब्लैक हाउस के अंदर कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हैरोल्ड स्किमपोल जॉन डाइस का दोस्त है। अब देखो, जो आप यूट्यूब के ऊपर जो की स्टोरी दी हुई होती है, आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो भी इसके अंदर जो जॉन डाइस है, स्किमपोल जॉन डाइस है, उसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि ये वो बहुत ही छोटे करैक्टर से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो हैरोल्ड स्किमपोल जॉन डाइस का फ्रेंड है, का दोस्त है, जो अपने दोस्तों को स्पॉन्ज करना पसंद करता है। उनके चरित्र का एक स्वार्थी, गैर जिम्मेदार और अनैतिक रूप से व्यक्ति के रूप में उनको पेश किया गया है। वह अक्सर बच्चा होने का दावा करता है और समाज रिश्तों स्थितियों से बेखबर रहता है, लेकिन हकीकत में वह इन चीज़ों को अच्छी तरह समझता है। वास्तविक दुनिया की स्थितियों के बारे में उनकी समझ तब प्रदर्शित होती है जब इसके अंदर जो मेन जो करैक्टर है वो है एस्टर, ब्लैक हाउस के अंदर, और रिचर्ड जमानतदार को भुगतान करने, जब वह रिचर्ड और एस्तर को जमानतदार को भुगतान करने के लिए नियुक्त करते हैं, जिन्होंने ऋण के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की है। इस चरित्र को आमतौर पर माना जाता है ले हंट का दूसरा संस्करण। डिकेंस ने 25 सितंबर 1853 को लिखे एक पत्र में लिखा, मुझे लगता है कि अब तक शब्दों में चित्रित किया गया सबसे सटीक चित्र है। यह एक वास्तविक आदमी का पुनरुत्थान है। किसके बारे में कहा गया भाई, जो भी ये करेक्टर दिया हुआ है उसके बारे में, हैरोल्ड स्किमपोल के बारे में। ये सारी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर दी हुई है। मैं बुक की पूरी हिंदी आपको करवा रही हूँ, और जहाँ से जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा लेके भी कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। Who is the author of A Fragment, one of the earliest vampire story in English? फ्रैगमेंट का author कौन है? वो जो एक वैम्पायर में तो जो भूत पिशाच की कहानियाँ होती हैं, ये एक शुरुआती कहानी है, यानी कि पुरानी कहानी है, वैम्पायर स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है, यानी कि पहली ही कहानी है ये भूत पिशाच के ऊपर, एक फ्रैगमेंट, जिसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में कहानियाँ, जो भूत पिशाच की कहानियाँ वो लिखनी शुरू हो गई थी। तो इसको किसने लिखा? लॉर्ड बायरन ने लिखा। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है बुक के अंदर। फ्रैगमेंट ऑफ ए नॉवल एक पिशाच डरावनी कहानी का दूसरा नाम है, जिसे आमतौर पर ए फ्रैगमेंट और द बरियल ए फ्रैगमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे 1819 की एक अधूरी कहानी माना जाता है, जो पिशाच विषय पर आधारित पहली अंग्रेजी भाषा की कहानी थी। केंद्रीय पात्र अगस्टस डार्वेल था। जॉन विलियम्स पोलिडोरी ने बाद में इसी पर अपने उपन्यास द वैम्पायर का आधार चुना था। जॉन विलियम्स पोलिडोरी ने बाद में, यानी कि जॉन विलियम पोलिडोरी ने भी इसी के आधार के ऊपर अपना द वैम्पायर का आधार चुना था, यानी कि इसी से स्टोरी ली थी। और लॉर्ड बायरन को समर्पित किया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लेकिन बायरन और पीबी के मिलन का परिणाम था। 1816 की गर्मियों के समय में पीबी शैली और एक भूत लेखन प्रतियोगिता के बारे में सोचा गया था। ठीक है, के समय में शैली ने भी एक भूत प्रतियोगिता के बारे में सोचा था। यह कहानी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसके लेखन से अंग्रेजी साहित्य में पिशाच कहानियों को बढ़ावा मिला था। यह कहानी अपने संक्षिप्त रूप में पहली बार फ्रैगमेंट शीर्षक के साथ सामने आई थी। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्लेनेशन थी।
लाला कांसी राम इज ए करेक्टर इन, स्टोरी पढ़ी होगी भैया आपने, चमन नहल आज़ादी। ये क्या नाम है, जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके ऊपर बेस्ड ये कहानी है, जिसके अंदर अरुण नाम का एक करेक्टर है, लड़का है, जो उसकी प्रेमिका पहले नूर से अलग होता है जो कि पाकिस्तान में है, और फिर वो उसकी प्रेमिका चांदनी से अलग होता है। तो उसका जो मतलब उसकी का जो दुख है, उसकी जो परेशानी है, जो बंटवारे के समय पर लोगों के सामने आई थी, उनके बारे में इस कहानी में बताया हुआ है। तो करेक्टर के बारे में पूछा गया है, लाला कांसी राम करेक्टर किस कहानी में है? चमन नैल आज़ादी नोवेल के अंदर है ये करेक्टर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चमन नैल द्वारा लिखित आज़ादी बोर्ड वो आधुनिक काल का क्लासिक माना जाता है। जीवन का एक रहस्योद्घाटन छुपा रहा है जो अंदर है, विभाजन द्वारा लोकप्रिय आघात का रूप। और श्री चमन नहल स्वयं पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। भाई यहाँ से पता चलता है चमन नहल पाकिस्तान से आए थे। उनका लेखन गहरी वास्तविकता से भरा हुआ है, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने चमन लाल के चरित्र के माध्यम से अपने स्वयं के अनुभव का पता लगाया, यानी कि भाई अपने स्वयं के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है ये नोवेल। और इनके बेटे का नाम भी क्या था? अरुण, जो इन्होंने मेन कैरेक्टर लिया हुआ है। अरुण के साथ घनिष्ठ चर्चा करते हैं। उपन्यास में विभाजन से ठीक पहले के मौन और शांतिपूर्ण वातावरण का उल्लेख किया गया, साथ ही विभाजन की भयावह घटनाओं और विभाजन के बाद शरणार्थियों को जिन गरीब परिस्थितियों में रहना पड़ा उनका भी उल्लेख किया गया है इसके अंदर। Which of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says even so distant I can taste the girl? मैं इसके अंदर वे कौन सी पोइम है फिलिप लार्किन की जो रेप विक्टिम यानी कि जिसका रेप हुआ है उसके ट्रोमा को इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द गर्ल, यानी कि उस जो पेन है एक उसका एक गर्ल का जो कि विक्टिम है किसकी, रेप की, उसके दुख को दिखाया गया है। ठीक है, तो वो है कहानी, वो पोइम है डिसेप्शन। डिसेप्शन के अंदर दिखाया गया है कि एक लड़की का रेप हुआ है, वो जा रही है, गली में से निकल रही है, लोग उसको देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके दुख को कोई भी नहीं देख सकता। ऐसा वो दुख उसका जो उसको ही सहन करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, इस पोइम में आप पढ़ सकते हैं इसको। और बुक के अंदर जो क्या पोइम इज़ रिटन बाय फिलिप लार्किन आफ्टर रीडिंग अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ रेप ऑफ गर्ल, यानी कि रेप ऑफ गर्ल का एक उन्होंने कोई इंसिडेंट पढ़ा हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये पोइम लिखी थी। ही यूज्ड ए रेप विक्टिम स्टेटमेंट फ्रॉम मैगजीन नेम्ड। अब ये जो रेप विक्टिम की जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने एक मैगजीन से पढ़ी थी जिसका नाम था लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। ये बुक थी 1840 में हैज ए एपिग्राफ, यानी कि इस बुक के इसमें एक एपिग्राफ दिया हुआ था, एक किसी का इंटरव्यू, किसी के मतलब किसी लड़की जो विक्टिम थी जो रेप की उसकी ने अपना बताया हुआ था इस मैगजीन के अंदर, तो वहीं से उठाई थी इन्होंने ये पोइम। लार्किन फील्स द एगोनिस फॉर द विक्टिम एंड कंसोल हर। लार्किन क्या फील करता है? दर्द यानी पीड़ा को फील करता है बाय द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम के द्वारा उसको पीड़ा दी गई थी, सॉरी सफर बाय द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम है जो सहन कर रहा है जो पीड़ित है उसकी पीड़ा को फील करता है लार्किन। एंड कंसोल हर, उसको मतलब सांत्वना देता है। द डिसेप्शन इज एन एक्ट और स्टेटमेंट विच मिसलीड हाइड्स द ट्रूथ और प्रोमोट ए बिलीफ कंसेप्ट और आइडिया दैट इज़ नॉट ट्रू। डिसेप्शन की क्या है? एक एक्ट है, एक स्टेटमेंट है विच मिसलीड, जो मिसलीड करती है, हाइड करती है, ट्रूथ को छुपाती है और बिलीफ को प्रमोट करती है, कंसेप्ट और आइडिया, और उन कंसेप्ट और आइडिया को प्रमोट करती है जो सच नहीं है। बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। डिसेप्शन फिलिप लार्किन की केवल 2 छंदों वाली कविता है। यहाँ पहले छंद में 9 पंक्तियाँ हैं और दूसरे छंद में सिर्फ 8 हैं। शुरुआत में एक लंबा एपिग्राफ है जो हेनरी म्यू के काम लंदन लेबर एंड लंदन पुअर से लिया गया है, यानी एपिग्राफ जहाँ से इन्होंने पोइम ली थी। मेयू एक पत्रकार थे जो समाज के गरीब वर्गों की दुर्दशा दिखाने के इच्छुक थे, यानी कि मेयू ने एक एपिग्राफ लिखा था
लंदन लेबर एंड लंदन पुअर मैगजीन में, जहाँ से फिलिप लार्किन ने अपनी ये पोइम उठाई थी। अब ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। बेशक मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था और इतना अधिक कि मुझे अगली सुबह तक होश नहीं आया। मैं यह जानकर भयभीत हो गया था कि मैं बर्बाद हो गया था। कुछ दिनों तक मैं गमगीन था और एक बच्चे की तरह रोता था जिसे मार दिया जाए और वापस भेज दिया जाए। ये कुछ लाइनें हैं वही पोइम की। In which of the book poems does Seamus Henley speaks about the perishable treasure of a body murder, forgotten and nameless trouble? यानी कि बुक की कौन सी पोइम है, सॉरी, इन विच ऑफ द बुक की कौन सी पोइम में, बुक के अंदर एक बुक संग्रह है पोइम का, सीमस हैनली के द्वारा लिखा गया है, जिसके अंदर पेरिशेबल ट्रेजर, बॉडी मर्डर, फॉरगेटन, नेमलेस, टेरिबल, ये सब कुछ बताया गया है। वो पोइम कौन सी है? तो वो पोइम कौन सी? इनकी स्ट्रेंज फ्रूट है। ठीक है, बुक को पोइम का ये एक हिस्सा है, यानी कि एक पार्ट है। बुक बॉडीज सीमस के अंदर में रही हैनी की कविता स्ट्रेंज फ्रूट में दलदली शरीर का उल्लेख है, जो एक लकड़ी का सिर है, जिसके बारे में कवि एक हत्या का शिकार के बारे में सोचता है। वास्तव में 4 कविताओं ने बोग बॉडी से प्रेरणा ली है, और ये 4 पोइम जिन्होंने बोग से प्रेरणा ली है वो कौन सी पोइम है? स्ट्रेंज फ्रूट है, पनिशमेंट है, बोग कवीन है और द ग्रेबल मैन है। के साथ उनमें से एक है स्ट्रेंज फ्रूट। कविता में सीमस हैनली शरीर के पिछले शरीर को छोड़ देते हैं और बस इसे एक दलदल शरीर के रूप में वर्णन करते हैं। शरीर का एक संवेदनशील वर्णन करते हुए जिस तरह से कई इसे वर्षों से संरक्षित किया गया और फिर धीरे धीरे शरीर कैसे बनता है, हत्या भुला दिया गया, गुमनाम भयानक टैग के अंतर्गत आता है। शरीर की तय कहानी जीवन के पिछले समय के बारे में भूली हुई चीज़ के रूप में धारा के अंतर्गत आती है। कविता बस युद्ध के कारण बनी एक भयानक विरासत को उजागर करती है। भाई ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, ये दी हुई थी बुक के अंदर, जिसको मैंने आपने ही आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है। Which book of the Paradise Lost incorporate the speech of freedom of Adam and Eve marital quarrel? यानी कि जो मैरिड लाइफ का झगड़ा है वो किसका? एडम और ईव का। पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन सी बुक के अंदर दिया गया? तो वो बुक 9 के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर किसका? एडम और ईव का क्या दिया हुआ है? एडम और ईव का मैरिटल झगड़े के बारे में दिया हुआ है। वो उसके कौन सी बुक में है? 9 बुक में। मिल्टन ने पुस्तक 9 में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को एक त्रासदी के रूप में परिभाषित किया है। एडम ईव को जो झटका लगा है इतना बड़ा और अत्यंत सर्व खो गया, यानी कि उनका सर्व खो गया है। भाई जब लास्ट में जब उनका सर्व से उनको निकाल दिया गया था तब की बात है। इस पुस्तक की शुरुआत में एडम और ईव सुबह उठते हैं और बगीचे में एक साथ और व्यक्तिगत रूप से काम करने के मुद्दे पर बहस करते हैं। ईव का तर्क है कि वह एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहती है। जो तब कभी हासिल नहीं हो सकता जब एडम द्वारा उसकी हमेशा निगरानी और सुरक्षा की जा रही हो। यानी वो कहते हैं कि वो खुद ही सभी काम कर लेंगे, एडम इनको क्या ना करे, उसकी निगरानी ना करे। इसलिए वे इस तथ्य से अलग खोजने की दिशा में यह उनका बड़ा कदम होगा। शैतान सापन भिज्ञ जो शैतान सांप था जिसकी वजह से उनका सर्व खो गया था, वे अनभिज्ञ थे कि अलगाव और ईव को मूर्ख के रूप में प्रवेश करता है। यानी कि इस तरह से जब वो झगड़ा कर रहे हैं तो उनको एक मूर्ख के रूप में क्या किया गया है? यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। Who among the following wrote the Majappa, a long narrative poem about a 17th century military leader of Ukraine? इसके अंदर जो भाई क्या है, Who among the following wrote, किसने मजप्पा पोइम लिखी है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम पता है क्या होती है? जिसके अंदर एक स्टोरी दी हुई होती है, स्टोरी बेस्ड जो पोइम होती है उसको नरेटिव पोइम बोला जाता है। 17th सेंचुरी मिलिट्री, यानी कि जो 17th सेंचुरी यूक्रेन के में जो मिलिट्री लीडर थे उनके बारे में ये पोइम है मजप्पा। किसने लिखी है? लॉर्ड बायरन ने लिखी है। ठीक है, मजप्पा के इसके अंदर एक कहानी दी हुई है कि जो मजप्पा जिस लीडर के अंडर मतलब युद्ध लड़ रहा था मजप्पा,
उसी के साथ वो क्या कर, उसी की वाइफ के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है मेजप्पा का। ठीक है, मेजप क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज का था, जो भी उसका लीडर था, और उसकी वाइफ बहुत ही कम एज की थी। उसकी वाइफ और मेजप्पा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो एक दो भाग जाने का भी प्लान करते हैं। लेकिन तभी किसको पता चलता है, उनके लीडर को पता चल जाता है, मिलिट्री लीडर को पता चल जाता है। तो वो क्या करता है, मेजप्पा को घोड़े के नंगन अवस्था में घोड़े के ऊपर बंधवा देता है और घोड़े को छोड़ दिया जाता है। अब घोड़ा कहीं पर भी जाता है, ठीक है, तो उसकी हालत क्या हो जाती है, मरने की हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको कोई क्या करता है, मेजप्पा को वहाँ से उतारता है और उसकी टेक केयर करता है। वो अपने आप को एक बेड के ऊपर पाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मेजप्पा की। लॉर्ड बायरन ने इसको लिखा हुआ है। लॉर्ड बायरन एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। उन्होंने एक कथात्मक कविता मेजप्पा लिखी जो इवान मोजेप्पा के जीवन पर केंद्रित है, जो बाद में यूक्रेन में सेनाधिकारी हेटमैन बन गई। कविता का फ्रेंच भाषा में त्वरित अनुवाद हुआ है। बाद में कई साहित्यिक कृतियों और कला रूपों में ने इससे प्रेरणा ली थी। मेजप्पा की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध थी कि इसे बाद में तब मनाया गया जब 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी कि इसके अंदर काफ़ी सांस्कृतिक विरासत के बारे में लिखा गया था। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। कविता में बताया गया है कि यूक्रेन मोजेप्पा का थेरेसा के साथ, यानी कि जो उनकी वाइफ थी, वही उसका नाम थेरेसा था, लीडर की वाइफ थी, तो उसके साथ प्रेम संबंध था, जो पोलैंड की एक काउंटेंस थी, पोलैंड की राजकुमारी थी, महारानी थी। जबकि मोजेप्पा राजा जॉन द्वितीय कासिमीर वासा के दरबार में सेवा में थी। और मोजेप्पा किसके दरबार में थे, कासिमीर वासा, जॉन द्वितीय के कासिमीर वासा के दरबार में थे। और जो जॉन वासा की जो काउंटेंस थी थेरेसा, उसके साथ मोजेप्पा का क्या प्रेम संबंध, उनके साथ उसका अफेयर हो गया था और वे दोनों एक दूसरे से के साथ भाग जाने की जब साजिश कर रहे थे, यानी कि प्लान बना रहे थे, तभी किसको राजा जॉन को पता चल गया था और राजा जॉन ने उसको घोड़े से बंधवा के मेजप्पा को छोड़ दिया था मरने के लिए नंगन अवस्था में। तब इनको किसी ने बचा लिया था और इन्होंने अपने आप को एक बेड के ऊपर पाया था। Which one of the following statement is appropriately true about हेरोल्ड बिल्टर, जो हेरोल्ड बिल्टर प्लेस के बारे में जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है वो कौन सी ट्रू है। देखो, अब मेनेंस इज द इन द एयर, यानी कि जो खतरा है वो हवा में है। इट लीड्स टू ए ब्लडी वायलेंस एयर, और ये क्या दिखाता है, ये किसकी तरफ लेके जाता है, एक खूनी वायलेंस की तरफ लेके जाता है। वायलेंस मतलब जो हिंसा होती है उसकी तरफ लेके जाता है। तो ये के बारे में बोला गया है। हेरोल्ड पिंटर के प्लेज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था और मैं आपको सिर्फ जो आपका आंसर है उसी को मैंने कलर किया हुआ और उसी को मैं बताती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सीधा ही क्वेश्चन का आंसर तक पहुँच जाओ। उसी का मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद। हेरोल्ड पिंटर नाटककार, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और आधुनिक क्लासिक के क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, जहां उनके नाटकों को शुरू में विशेषण द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा उनके नाटक के भीतर कुछ संघर्ष पाए गए हैं जो दर्शकों को भ्रम की स्थिति में भेजते हुए पात्रों को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाटकों में बिंदु के संबंध में कठोर पूछताछ की गई है। और एक सार्थक शैलीगत रूपरेखा तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियों के साथ काम किया गया है। व्याख्या और परिणाम के रूप में निकाले जाने वाले निष्कर्ष स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि खतरा हवा में है, लेकिन मुझे दबाया और समझाया नहीं गया है। यही इसका आंसर दिया हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन इसे दबाया या समझाया नहीं गया है, खतरा हवा में है। क्या है कि क्या दिखाया गया है कि शैलीगत जो बिंदु के संबंध में कठोर पूछताछ की गई। एक सार्थक शैलीगत रूपरेखा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों के साथ काम किया गया है। व्याख्या और परिणाम के रूप में निकाले जाने वाले निष्कर्ष स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि खतरा हवा में है, लेकिन इसे दबाया या समझाया नहीं गया है। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस क्वेश्चन के आंसर की, भाई आप देख सकते हैं। तो
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।